दो। अपर्णा जब वापस टेंट के पास आती है तो वो देखती है आर्यन वहीं पास में एक साइड खड़ा था और वो स्मोक कर रहा था। अपर्णा उसके पास आते हुए उसे देखकर बोली, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। आर्यन जब अपर्णा की आवाज सुनता है तो मुड़ कर अपर्णा को देखता है, फिर वैसे ही स्मोक करते हुए सामने देखकर बोला, 1/19 5% कंप्लीटेड रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर, यहाँ क्या कर रही हो? अपर्णा, यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं। आर्यन, क्यों? मानव ने नहीं बताया मैं यहाँ क्यों हूँ। अपर्णा, पर मुझे वो वजह सच्ची नहीं लगी। आर्यन, तुम्हारे लगने ना लगने से सच बदल तो नहीं जाएगा। तुम अगर अपने हिसाब से सोचने लगी तो पता नहीं कितनों को उनके ही नजरों से गिरा दोगी। अपर्णा आर्यन की बातों को समझते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। अपर्णा, आर्यन सॉरी, मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा हट हुए हो। मुझे तुमसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बिना सच जाने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया और तुम पर हाथ भी उठाया। सॉरी आर्यन। आर्यन अपर्णा की बात सुनकर एक फेक स्माइल देते हुए बोला, ओ तो मिस अपर्णा, तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है। बट मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। अपर्णा आर्यन की बात सुन उसे देख रही थी। तो आर्यन वापस से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सच्चाई तुम्हारे सामने लाऊंगा और बदले में तुम मुझे अपनी शकल दोबारा कभी नहीं दिखाओगी। सो मिस अपर्णा, आर्यन सिंह राठौर ने अपना वादा निभाया और अब तुम अपना वादा निभाओ। अपनी ये शकल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। अपर्णा को आर्यन की बातें पता नहीं क्यों पर बहुत बुरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को पसीज रहा हो। अपर्णा अपनी भरी आंखों से आर्यन को देखकर बोली, आर्यन, आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करा है और तुम्हारा ऐसा बोलना भी जायज है, बट फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं कभी तुम्हें अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगी। सॉरी, इतना बोल अपर्णा वहां से चली जाती है। अपर्णा के जाने के बाद आर्यन अपने हाथ को वहीं सामने बेंच पर मारते हुए बोला, मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है इस लड़की के बातों से? क्यों मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा हूँ? इतना बोल आर्यन फिर कुछ सोचते हुए बोला, कहीं मानव की बातें सच तो नहीं है? क्या मुझे सच में इससे प्यार हो गया है? क्या मैं अपर्णा से प्यार करने लगा हूँ? वहीं राठौर मेंशन में इस वक्त शिबानी, कुहू और अरण्या तीनों हॉल में ही मौजूद थे और दादी और प्रतिभा जी भी वही सोफे पर बैठे थे। राघव अपने होटल चला गया था। कुहू का मुंह फुला हुआ था और वो घूर घूर कर अरण्या को देख रही थी, क्योंकि आज कुहू ने जो भी शॉपिंग करा था वो सब अरण्या की पसंद से किया था और सारे कपड़े लड़कियों वाले थे। दादी कुहू को देखकर बोली, कुहू, आज आपने जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का कपड़ा खरीदा है और हम आपसे आज बहुत खुश हैं। कुहू अपनी नानी की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, अगर आप मुझसे इतनी ही खुश है तो मुझे एक परमिशन दे दीजिए कि मैं कल अपने मर्जी से कपड़े पहनूं। मुझे ऐसी ड्रेस पसंद नहीं है और मुझे पहननी भी नहीं आती। दादी कुहू की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर कुहू को घूरते हुए बोली, अपना अपना मुंह बंद रखो, समझी, और कल आप इन्हीं ड्रेस में से ही एक पहनोगी और इसमें गुड़िया और शिवी तुम्हारी हेल्प कर देंगी और इस बात पर और कोई बात नहीं होगी, समझी आप, वरना हम अभी अभियान से कहकर आपको लंदन भिजवा देंगे। कुहू अपना मुंह बनाते हुए खुद में बड़बड़ते हुए धीरे से बोली, नानू, ये जो अब बात बात पर मुझे लंदन भिजवाने की धमकी देती रहती है ना, इसका बदला तो मैं एक ना एक दिन आपसे लेकर रहूंगी। बस एक बार मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर यही आकर रहूंगी और आपके सर पर चढ़कर तांडव करूंगी, तांडव। अरण्या उसके करीब थी इसलिए उसने सब कुछ सुन लिया था। अरण्या कुहू के सर पे एक चपत लगाते हुए बोली, कुहू। कुहू अपना सर सहला कर बोली, दिदू, इट्स नॉट फेयर। आपने आज सारे कपड़े लड़की वाले दिलवाए हैं मुझे और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरण्या, चुप करो आप। अगर हम आपके साथ नहीं होते तो पता नहीं आप कैसे कपड़े पसंद करती खुद के लिए। हम सबको पता है आपकी पसंद, तो अब और कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। अरण्या की बात सुन कुहू का मुंह बन जाता है, जिसे देखकर शिबानी सोफे से उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारी पसंद के कपड़े पहन रही हो तो मैं अब तुम्हारे पसंद के खाना बनती हूँ। कुहू अपनी आंखों में चमक लिए खुशी से उछलकर बोली, सच्ची मेरे पसंद के खाने? शिबानी हंसकर अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, अब बोलो क्या पसंद है तुम्हें? कुहू, बटर चिकन, शाही पनीर, चिकन कबाब, पराठा, दाल माखनी, मलाई कोफ्ता, बिरयानी, दाल बाटी चूरमा, कचौरी, जलेबी, दही बड़ा, मावा कचौरी, वड़ा पाव, छोले भटूरे, समोसा, राबड़ी, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। कुहू ये सब बोले जा रही थी और सब मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। कुहू, और उसने इतना ही कहा था जब दादी ने कहा, बस बस कुहू, वो आपको ये पूछ रही है कि अभी आप क्या खाएंगी और आप, हम तो ये सोच रहे हैं कि आप कितने जन का खाना बनवाना चाहती है। कुहू, क्या नानू, मैं तो बस अपनी पसंद बता रही हूँ। शिबानी, कोई बात नहीं दादी, मैं बना दूंगी। दादी, क्या इतना सारा खाना? नहीं, तुम इनमें से कुछ बना लो, सारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शिबानी अपना सर हाँ में हिलाकर किचन में चली जाती है और कुहू भी उछलते हुए अपने रूम में चली जाती है। बाकी सब कुहू को देखकर अपना सर नागवारी में हिला देते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सौर्य की ऑफिस में
सौर्य अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। सौर्य कॉम इन। सौर्य की परमिशन मिलते ही रोजी आती है, जो कि सौर्य के ऑफिस की मैनेजर थी। रोजी, गुड मॉर्निंग सर। सौर्य अपना सर उठाकर रोजी को देखकर बस अपना सर हिला देता है। सौर्य, रोसी क्या हुआ? मैंने कहा था ना मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, वो भी जल्द। रोजी, सर वही बताने आई थी। एक्चुअली सर मैंने कल ही कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और अगर आप टाइम बता देते तो मैं उन लोगों को मैसेज कर बता दूंगी। सौर्य, नहीं, कल मैं फ्री नहीं हूँ और तुम इस इंटरव्यू को हैंडल कर लेना। बस ध्यान रखना कि वो जो भी हो उसे इन सारी चीजों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन को अच्छी तरह फॉलो करे, तभी उसे अपॉइंट करना। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लेना। रोसी अक्सर बोलकर केबिन से जाने लगी, तभी सौर्य उसे रोकते हुए बोला, वो क्या रेडी है? रोजी सौर्य की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, जी सर, दो तो रेडी है, बट वो स्पेशल वाला शाम तक हो जाएगा। सौर्य बस अपना सर हाँ में हिला देता है और रोजी वहां से चली जाती है। सौर्य अपने टेबल से शिबानी की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ और हमारा एक गहरा रिश्ता है, और शायद यही वजह है कि तुम अब मेरी बहन हो, और मैं अब तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो एक भाई अपनी बहन को देता है। तुम अब अनाथ नहीं हो, अब मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोल सौर्य उस तस्वीर को अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर बाद सौर्य अपना काम खत्म कर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। वही कैंप में सब महाबालेश्वर घूम रहे थे और अब अपर्णा भी उन सब के पास आ गई थी, पर उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। सब मस्ती मजाक और फोटो खिंचवा रहे थे, पर अपर्णा एक जगह बैठी थी और सामने खाई को देख रही थी। मानव, जो कब से अपर्णा को नोट कर रहा था, वो अपर्णा के पास बैठकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो और इतना उदास किस बात पर हो? अपर्णा मानव की बात सुन वैसे ही सामने देखते हुए बेख्याली में बोली, पता नहीं पर आज किसी की नाराजगी मुझे अपने दिल पर चुभ रही है। पता नहीं क्यों पर उसका मुझे ये कहना कि मैं उसे दोबारा अपनी शकल कभी ना दिखाऊं दर्द दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। आज इस अपर्णा शर्मा को किसी लड़के की नाराजगी खल रही है। ये सब बोलते हुए अपर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मानव अपर्णा की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए अपने मन में, तो तुम्हें भी मेरे उस पागल दोस्त से प्यार हो ही गया। फिर अपने ख्यालों को झटका कर मानव, पर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है आर्यन से? क्या तुम्हें उससे प्यार? उसने इतना ही कहा था जब अपर्णा उसे देखकर बीच में ही उसे टोकते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आर्यन से प्यार। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। वो आर्यन सिंह राठौर है जिसके पीछे हजारों खूबसूरत लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी है, और एक मैं हूँ जिसकी लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं है और ना ही मैं उसके लेवल की हूँ। और सबसे बड़ी और खास बात, आर्यन तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। फिर प्यार का सवाल ही नहीं उठता। मानव, अपर्णा को देखकर, इसका मतलब तुम्हें अभी तक प्यार का मतलब नहीं पता? अपर्णा ना समझी मैं मानव को देखती है, और मानव उसे समझते हुए बोला, प्यार वैसे नहीं होता जैसे तुम सोच रही हो। अपर्णा, तो फिर कैसे होता है? मानव, प्यार में लेवल नहीं देखा जाता। प्यार में कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है ये भी नहीं देखा जाता है। प्यार तो दिल से किया जाता है। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। प्यार में जितना दर्द होता है उतना सुकून भी होता है। प्यार अगर जख्म देता है तो मरहम भी वही बनता है। ये सब बोलते हुए मानव सामने उछल कूद करते हुए हंस रही विधि को देखकर बोल रहा था। अपर्णा मानव को ऐसे विधि को प्यार से देखता देखकर बोली, और तुम विधि से कितना प्यार करते हो? मानव वैसे ही विधि में खोए हुए बोला, बहुत। इतना बोलते ही उसे होश आता है कि वो क्या बोल रहा है, जिससे वो अपनी बात को संभालते हुए बोला, वो मैं ये कह रहा था कि अब तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ एंजॉय करना चाहिए। अपर्णा मानव को देखकर हल्का मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है, और फिर उठकर वो विधि के पास चली जाती है। कुछ देर बाद सब घूमने के बाद एक जगह आकर बैठ जाते हैं और अपने साथ लिए हुए खाने को खाने लगते हैं। इस बीच विकी ने अपर्णा के प्लेट में कुछ मिला दिया था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला, और अपर्णा ने खाना खा लिया था। विकी अपर्णा को देखते हुए बोला, अब कैसे बचोगी तुम? अब कुछ भी हो जाए तुम मेरी होकर रहोगी। इतना बोल वो एक क्रिपी स्माइल करता है, और वो भी अपने प्लेट में खाना लेकर खाने लगता है। अपर्णा और विधि इस वक्त वहीं पास में ही टहलते हुए आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक अपर्णा को अपने अंदर कुछ फील होता है। कंटिन्यूड। आप लोगों से निवेदन है, हर चैप्टर में रेटिंग और रिव्यू दीजिए, और ऐसे चैप्टर को स्किप मत कीजिए, स्टोरी पर बुरा असर पता है, प्लीज। मैंने सोचा था आप सबको डेली 2 या 3 चैप्टर दूंगी, पर आप सबने जिस तरह चैप्टर को इग्नोर किया है उससे स्टोरी पर काफी बुरा असर पड़ा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा ही हुआ तो शायद ही मैं स्टोरी कंटिन्यू कर पाऊँ आगे। पर अगर आप लोगों ने किसी भी चैप्टर को बिना स्किप करे सारे चैप्टर पर रेटिंग और रिव्यू दिया तो मैं बहुत जल्द आप सबके लिए एक और स्टोरी लेकर आऊंगी, प्रॉमिस, जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो प्लीज रीड एंड रिव्यू।
अपर्णा और विधि इस वक्त वहीं पास में ही टहलते हुए आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक अपर्णा को अपने अंदर कुछ फील होता है। अपर्णा को अपने शरीर में कुछ अलग तरह का एहसास हो रहा था, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। धीरे धीरे उसे गर्मी लगने लगती है। अपर्णा अपना एक हाथ अपने गर्दन में डालकर रगड़ती है। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अपर्णा विधि को देखकर बोली, विधि मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब होने वाली है, अब मुझे कैंप चलना चाहिए। विधि अपर्णा की बात सुन जब उसे देखती है तो अपर्णा का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था और उसकी आंखें भी हल्की लाल हो गई थी। विधि उसे ऐसे देखकर घबराते हुए बोली, अप्पू क्या हुआ है? तू ऐसे चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अपर्णा विधि को रोकते हुए बोली, नहीं तू यही रुक और मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसा लग रहा है जैसे हल्का बुखार होने वाला है। टेंट में जाकर दवाई ले आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। विधि, नहीं मैं तुझे ऐसे अकेले वहां जाने नहीं दे सकती, और ऊपर से तेरी तबीयत भी खराब है। अपर्णा, विधि इसमें क्या है, और वहां आर्यन भी तो है ना, तो तू ज्यादा फिक्र मत कर। विधि, पर तू वहां पहुंचकर मुझे कॉल करेगी और अगर तुझे अच्छा फील नहीं होता तो तू मुझे अपने पास बुलाएगी। अपर्णा बस अपना सर हाँ में हिला देती है और टेंट की तरफ बढ़ने लगती है। अपर्णा को वहां से जाते देखकर विकी भी मौका देखकर वहां से अपर्णा के पीछे जाने लगता है। अपर्णा जैसे तैसे चल रही थी, उसे अब अपने बॉडी में अजीब सा पेन भी हो रहा था। उसे अपने बॉडी में समय के साथ गर्मी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने इस वक्त एक ब्लू स्कर्ट और एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। अपनी बढ़ती गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसने अपने शर्ट के 2-3 बटन खोल दिए थे जिससे उसकी इन्हें साफ साफ नजर आने लगी थी। अपर्णा अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए टेंट की तरफ बढ़ने लगी थी। जब उससे और चला नहीं जाता तो वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने बदन को रगड़ने लगती है। वहीं राठौर मेंशन में शिबानी ने पुलाव, शाही कबाब, पनीर मसाला और मीठे में रबड़ी बनाई थी, जिसे देखकर कोहू बिना किसी का इंतजार किए ही खाने पे किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ती है। कोहू ऐसे खा रही थी मानो वो पिछले जन्म से भूखी हो। उसे ऐसे खाते हुए देखकर सब अपना सर हिला देते हैं और फिर वो सब भी अपना अपना लंच करने लगते हैं। दादी, वैसे कल हमने घर में ही पूजा रखवाई है और कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया है। खाना तो कुक बना देंगे पर हम चाहते हैं कि कल का प्रसाद शिबी बनाए। शिबानी खाना खाते हुए रुक जाती है और दादी को देखकर बोली, पर दादी पूजा का प्रसाद तो घर के लोग बनाते हैं, मैं कैसे? दादी, क्यों, क्या तुम इस घर की नहीं हो? क्या तुम हम सबको अपना परिवार नहीं मानती हो? प्रतिभा जी, हाँ शिबी, तुम भी तो इस घर की सदस्य हो, तो तुम क्यों नहीं बना सकती? शिबानी दादी और प्रतिभा जी की बात सुनकर, नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, चाची मैं बस ये कह रही थी। उसने इतना ही कहा था जब दादी उसे टोकते हुए बोली, तो कैसी बात है, बताओ, अगर तुम हमें अपना मानती तो ऐसा कभी नहीं बोलती। शिबानी अब दादी की बात सुन और क्या ही बोलती। शिबानी, ठीक है दादी, मैं प्रसाद बना दूंगी, पर प्रसाद में बनाना क्या है? दादी, हम चाहते हैं कि कल तुम प्रसाद में कड़ा प्रसाद बनाओ। शिबानी बस अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर सब अपना अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद में कुछ लोग आ जाते हैं ताकि कल होने वाली पूजा का इंतजाम कर सके, और तीनों लड़कियां मेंशन के छत पर चली जाती है, क्योंकि प्रतिभा जी ने तीनों को अपने हाथों में मेहंदी लगवाने को बोला था। वो तो पार्लर वाली को भी बुलवाने वाली थी, पर शिबानी ने कहा कि उसे मेहंदी लगानी आती है, तो वो तीनों ऊपर आकर बैठी थी। कोहू तो मेहंदी का सुनकर ही भागने लगी थी, पर शिबानी और अरण्या ने मिलकर उसे यहाँ जबरदस्ती ले आए थे और अब सबसे पहले उसी के हाथ पर शिबानी मेहंदी लगा रही थी। कुहू अपने हाथ को देखकर बोली, दी ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, आप रहने दो ना। अरण्या, चुप करो। कोहू, देखो दी ने कितने प्यार से लगाए है और कितना अच्छा भी लग रहा है। अब ना आप बिल्कुल भी कुछ बोलना मत, वरना हम आपके मुंह पर भी मेहंदी लगवा देंगे। कुहू अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये आप लोग मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरण्या, अगर हम सबके ऐसा करने से आप खूबसूरत लगती है तो हमें मंजूर है। तभी शिबानी कोहू को देखकर बोली, बस कुछ देर ऐसे ही रख लो, ये एक बार सूख जाएगा तो उतार देना। इतना बोल वो अरण्या के हाथों में मेहंदी लगाने लगी। कुछ देर बाद जब अरण्या की मेहंदी लग गई तो वो भी जाकर कोहू के साइड में बैठ गई। अब शिबानी अपने एक हाथ में मेहंदी लगा लेती है, पर उसका दूसरा हाथ उसमें वो मेहंदी कैसे लगाए। फिर वो भी उन दोनों के पास आकर बोली, वैसे मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या आप दोनों को कुछ चाहिए? कोहू अपनी मेहंदी को देखकर वहां से उठते हुए बोली, नहीं दी, आप यही रुको, मैं नीचे से कुछ खाने और पीने को ले आती हूँ। और देखिए मेरी मेहंदी सूख गई है और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोल वो वहां से नीचे चली जाती है। अब अरण्या और शिबानी बचे थे। अरण्या शिबानी को देखकर बोली, दी ये कोहू किचन में गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि नीचे माँ भी नहीं होंगी इस वक्त। शिबानी, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर वो उठने लगी तो अरण्या उसे रोकते हुए बोली थी, आपकी मेहंदी अभी लगी है और ठीक से सूखी भी नहीं है,
आप यही बैठिए, हम देख कर आते हैं। इतना बोल अरण्या नीचे कुहू को देखने चली जाती है। शिबानी अपने एक हाथ से अपना मोबाइल चलाते हुए बैठी थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो अपना चेहरा उठाकर सामने देखती है जहां अभियान खड़ा था और उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर शिबानी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और फिर वहां से उठने लगती है। पर तभी अभियान उसके करीब आकर उसे वापस वहीं बैठाकर उसके पास बैठ जाता है और पास में ही पड़ी मेहंदी की कोन को उठाकर शिबानी की राइट हैंड में मेहंदी लगाने लगता है, जिसे देखकर शिबानी अभियान से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ छोड़िए। अभियान शिबानी के ऐसे हिलने डुलने से एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर उसकी नीली आंखों में देखकर बोला, अब अगर तुम हिली ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, और तुम जानती हो मैं कभी झूठी धमकी नहीं देता। इतना बोल वो वापस से शिबानी के हाथों में कुछ करने लगा। शिबानी इस वक्त सिर्फ अभियान को देख रही थी, जो कि उसी के आंखों में देखकर ही उसके हाथों में कुछ बना रहा था। कुछ देर बाद अभियान शिबानी को वैसे ही देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल करता है, जिसे देखकर शिबानी ना समझी में अभियान को देखती है। अभियान उसको समझते हुए शिबानी का हाथ शिबानी के सामने कर देता है। शिबानी जब अपने हाथ को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से बस अपने हाथ को देख रही थी। शिबानी अपने हाथ को छुड़ाते हुए अभियान से बोली, ये क्या पागलपन है, आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है। पर अभियान उसकी बातें ना सुनकर एकदम से शिबानी को किस कर लेता है, जिससे शिबानी एकदम सून पड़ जाती है और उसकी वो नीली आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अभियान शिबानी के हाथ को अपने एक हाथ से पके हुए था और एक हाथ शिबानी के गर्दन में था। अभियान शिबानी के निचले होठों को सक करते हुए उसे किस कर रहा था। शिबानी बस उससे छूटने की स्ट्रगल कर रही थी, पर बेचारी की कोशिश से कुछ नहीं हो रहा था। पर अभियान की वो जेंटल किस वाइल्ड जरूर हो गई थी। अभियान अब उसके होठों को हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था। ऐसे ही 10 मिनट तक अभियान शिबानी को किस करता है और जब शिबानी की सांसें फूलने लगती है तब वो शिबानी के होठों को छोड़ता है और उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है। शिबानी इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रही थी और अभियान उसके चेहरे को देख रहा था, जो कि इस वक्त पूरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। शिबानी गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और फिर अभियान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। शिबानी अभियान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, ये आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ऐसे किस कैसे कर सकते हैं, और आपने मेरे हाथ में अपना नाम क्यों लिखा है। ये बोलकर वो अपने दूसरे हाथ से अभियान का लिखा नाम अपने हाथ से मिटाने लगी। पर अब शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अभियान के नाम के मेहंदी का रंग शिबानी के हाथ में चढ़ चुका था, जिसे देखकर अभियान एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, मैंने कहा था ना कि अगर तुम हिलोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, तो तुम हिली और मैंने। इतना बोल वो शिबानी के होठों को देखने लगा, जो इस वक्त चेरी की तरह लाल हो गए थे। फिर दोबारा शिबानी की आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हारे हाथों में ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने दिल दिमाग हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम लिखवाना होगा, समझी। इतना बोल वो शिबानी के उस हाथ को चुम लेता है जहां उसने खुद का नाम लिखा था, और उसके ऐसा करते ही शिबानी कसकर अपनी आंखें भींच लेती है, जिसे देखकर अभियान डेविल स्माइल कर शिबानी को देखता है और जब शिबानी अपनी आंखें खोलती है तो उसे देखो अपनी आई विंक कर देता है, और शिबानी बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अभियान शिबानी को देखकर वहां से चला जाता है और तभी वहां कुहू और अरण्या आते हैं। अरण्या कुहू को डांटते हुए आ रही थी और कुहू अपना मुंह बनाते हुए आ रही थी। शिबानी उन दोनों को देखकर अपना हाथ अपने दुपट्टे के अंदर छुपा लेती है और फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हैं? अरण्या दी, हमने कहा था ये जरूर कोई गड़बड़ करेगी और देखिए इन्होंने कर दी गड़बड़। शिबानी, क्या किया इसने। अरण्या दी, आप ये पूछो कि इन्होंने क्या नहीं किया। शिबानी कुहू को देखकर बोली, कुहू तुमने क्या किया है। कुहू दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उन सब की मदद कर रही थी, पर ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। इतना बोल वो चुप हो जाती है, क्योंकि अरण्या उसे बुरी तरह घूर रही थी। कुहू अपनी बात कहते कहते रुक गई थी, क्योंकि अरण्या उसे खा जाने वाली नजरों से बुरी तरह घूर रही थी। शिबानी अब दोनों को देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली, कुड़िया अब आप साफ साफ बताइए क्या हुआ है। अरण्या कुहू को एक नजर घूरकर शिबानी को देखकर बोलने को हुई, पर उससे पहले कुहू बोली, दी मैं बताती हूँ आपको। फिर वो सब कुछ शुरू से बताने लगती है। कुहू बाहर गार्डन की सीढ़ियों से नीचे जाती है और फिर दरवाजे से अंदर जाने लगती है। तभी उसे सामने ही कुछ लोग आते हुए दिखते हैं, जो कि अपने हाथों में कुछ पके हुए मेंशन से बाहर की तरफ जा रहे थे। कुहू उनको देखते हुए बोली, भैया 30 ये क्या है। उन लोगों में से एक ने कहा, मैडम ये डेकोरेशन की कुछ लाइट्स है जो खराब हो गए हैं। कुहू, तो आप इसे अब क्या करेंगे? वो लड़का, मैडम अब ये खराब हो गया है तो इसे अब फेंकना ही पड़ेगा। कुहू, पर ये ठीक भी तो हो सकता है। वो लड़का, पर मैडम अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे कहीं ले जाकर ठीक करवा सके। अभी हमें मेंशन की डेकोरेशन भी करने हैं। कुहू कुछ सोचते हुए बोली, आप लोग अपना डेकोरेशन देखो, मैं इसे देखती हूँ।
वो लड़का, पर मैडम आप कैसे? उसने इतना ही कहा था जब कुहू चिढ़ते हुए बोली, अरे भैया आप ज्यादा सवाल मत करो, बस इसे लेकर अंदर वहां चेयर के पास रख दो, तब तक मैं अपनी मेहंदी धोकर आती हूँ। इतना बोल वो मेंशन के अंदर चली जाती है। और वो बेचारे अब क्या ही कहते कुहू को, अब वो यहाँ राठौड़ मेंशन में रहती थी, मतलब जरूर अभियान की कोई खास होगी जिसे वो लोग ना नहीं कर सकते थे। इसलिए वो लोग कुहू के कहे मुताबिक ही करते हैं और फिर डेकोरेशन करने लगते हैं। कुछ देर बाद कुहू अपना हाथ धोकर आती है और फिर उस चेयर पर रखे लाइट्स को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगती है। फिर अपना सर खुजलाते हुए बोली, अब इसे ठीक कैसे किया जाए? मैंने तो कह दिया, पर इसे ठीक कैसे करूं? कुहू इधर उधर देखती है, तभी उसे वही पास में जहां डेकोरेशन की कुछ और लाइट्स और कुछ और सामान रखे थे वहां ग्लू दिख जाता है, जिसे देखकर कुहू की आंखों में चमक आ जाते हैं और वो जल्दी से उस ग्लू को लाकर उस टूटे हुए लाइट्स के वायर पर लगा उन्हें जॉइंट कर देती है। फिर उसमें कुछ देर फूंक मारती है ताकि वो जल्दी सूख जाए। कुछ देर बाद कुहू उन लोगों के पास आकर बोली, भैया देखो ये ठीक हो गया। कितना आसान था और कितनी जल्दी देखो जुड़ भी गया। सब कुहू को औंखे फाड़े देख रहे थे क्योंकि कुहू ने 2 मिनट भी नहीं लगाए थे उस वायर को ठीक करने में। वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर कुहू को थैंक यू भी बोलते हैं और कुहू की तारीफ भी करते हैं। कुहू तो अपनी तारीफ सुन फूले नहीं समा रही थी। कुहू, अच्छा अब आप सब इसे भी लगा दो। कुहू की बात सुन वो लड़के हम बोलकर उस लाइट्स को भी वही लगाने लगते हैं, पर फिर कुछ सोचकर वो उसे पहले चेक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अभियान उन्हें कहीं जिंदा ना जला दे। उनमें से एक ने उस लाइट को पकड़ा और एक ने उस लाइट के प्लग को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया और फिर स्विच ऑन कर दी। जिस लड़के ने उस लाइट के वायर को पकड़ रखा था वो चुपचाप हिलने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरा लड़का बोला, अरे इसे क्या हुआ, ये ऐसे हिल क्यों रहा है? इतना बोल वो जब उसे पूछता है कि ऐसे क्यों हिल रहा है, तब भी वो कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर इस बार वो लड़का उसे पकड़कर हिलाने को होता है, पर जैसे ही वो उसे टच करता है वो भी वैसे ही हिलने लगता है। और ऐसे ऐसे कर चारों लड़के ऐसे ही एक दूसरे को पके बस हिल रहे थे। तभी वहां कुहू आती है और वो उन सबको ऐसे देखकर बोली, तुम सब ऐसे क्यों हिल रहे हो? क्या तुम सब डांस कर रहे हो? क्या ये कोई न्यू ट्रेडिंग सोन का स्टेप है? चलो मैं भी तुम सब के साथ ट्रॉय करूंगी। इतना बोल वो उन सब के पास आने लगती है, पर तभी वहां अरण्या आती है और उन सबको ऐसे देख वो समझ जाती है कि उन सबको करंट लगा है, तो वो जल्दी से जाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच ऑफ करती है और अरण्या के ऐसा करते ही सारे के सारे धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरण्या उन सबको देखकर बोली, आप सब ठीक तो है ना? उनमें से एक लड़के ने कहा, मैडम ठीक तो नहीं है, पर आपकी मेहरबानी से बस थोड़े थोड़े जिंदा है, वरना अब तक स्वर्ग में होते। अरण्या, पर आप सबकी ऐसी हालत हुई कैसे? अरण्या की बात सुनकर वो लड़का एक नज़र कुहू को देखकर बोला, मैडम हालात का तो पता नहीं, पर ये जो भी हुआ है वो सर को मत बताइएगा, वरना वो हमें शायद जिंदा ना छोड़े। अरण्या, नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे। आप सब ठीक तो है ना? कुहू जो कब से ये सब देख रही थी, पर आप लोगों को हुआ क्या? वो लड़का, मैडम वो जो वायर आपने जॉइंट किया था ना उससे करंट लगा। कुहू उसकी बात सुन बोली, पर ऐसे कैसे करंट लग सकता है? मैंने तो वायर को जॉइंट कर दिया था और तो और ग्लू लगाने के बाद मैंने फूंक भी मारी थी। कुहू के इतना बोलते ही वो सब एक साथ बोले, क्या आपने वायर ग्लू से जॉइंट किया था? कुहू अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर वो सब लाचारी में अरण्या को देखने लगे, जैसे वो बोलना चाहते हो कि आप सब इस निहायती बेवकूफ लड़की को संभालते कैसे हो? कुछ पल में अगर हमारा ये हाल है तो आप सब इन्हें कैसे झेल रहे हो? अरण्या कुहू को देखते हुए, कुहू आप पागल हो गई है जो ऐसी हरकतें कर रही है, और आपको किसने कहा था ये सब करने को? कुहू अपना पपी फेस बनाकर बोली, दीदू मैं तो बस इनकी हेल्प करना चाहती थी। अरण्या कुहू की बात सुनकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, जिसे देखकर कुहू अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी वहां दादी आती है और सबको ऐसे देखकर वो वहां सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? दादी को वहां देखकर सारे लड़के जल्दी जल्दी अपने काम पर वापस लग जाते हैं और अरण्या कुहू को एक नजर घूरकर किचन में चली जाती है। वहीं कुहू अपनी नानी को देखकर उनके पास जाकर बैठ जाती है और फिर उन्हें देखते हुए बोली, नानू देखो मैंने मेहंदी लगवाई है, कैसी है? सावित्री जी कुहू को देखकर बोली, हाँ चलो आज आपने कुछ तो लड़कियों वाले काम किए। इतना बोल जब वो अपना हाथ सोफे से उठाने को हुई तब उनका हाथ उठ ही नहीं रहा था, जिसे देखकर उन्होंने अपने हाथ और सोफे को देखा तो वो बस देखती रह गई, क्योंकि उनका हाथ सोफे पर चिपक गया था और वहीं पास में ही ग्लू का डब्बा गिरा हुआ था। दादी गुस्से से बोली, कैसे लापरवाही से काम कर रहे हैं आप लोग? दादी की बात सुनकर अरण्या किचन से आती है और जब वो दादी के हाथ को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कैसे हुआ है। कुहू अपनी नानी को ऐसे देखकर अरण्या के पास जाकर धीरे से उसके कान में बोली, दिदू अगर नानू को पता चला कि ये मेरी वजह से हुआ है तो नानू अभी मुझे लंदन भिजवा देंगी। कुछ करो दी, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। अभी तो मुझे भाई को राखी बांधनी है और उनसे बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे लेने हैं। इतना बोल वो अपनी रोंदू शकल बनाकर अरण्या को देखने लगी।
अरण्या कुहू की बात सुनकर उसे एक नजर घूरती है, फिर अपनी दादी के पास जाकर बोली, सॉरी दादी, वो हमसे ही गलती हो गई थी और ये ग्लू का डब्बा गिर गया, हम इसे साफ करने ही वाले थे पर तब तक आप यहाँ बैठ गई। इतना बोल वो अपना सर नीचे कर लेती है और कुहू टुकुर टुकुर कर कभी अरण्या को देखती तो कभी अपनी नानी को। दादी गुड़िया पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। अरण्या, सॉरी दादी। दादी ठीक है, अब पानी लेकर आइए और हमारा हाथ चिपक गया है। अरण्या फिर जल्दी से गर्म पानी लाती है और दीदी के हाथ से ग्लू निकाल देती है और फिर कुहू को अपने साथ ऊपर ले जाती है। शिबानी जब कुहू की सारी बातें सुनती है तो हैरानी से कुहू को देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या दादी का हाथ ठीक है? अरण्या थमदी, दादी का हाथ ठीक है। शिबानी, कुहू तुम्हें थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था ना बच्चा। कुहू, मैं तो सब ठीक करना चाहती थी पर हमेशा की तरह इस बार भी सब उल्टा हो गया। इतना बोल वो उदास हो जाती है। शिबानी कुहू को देखकर उसे अपने गले लगा लेती है और फिर उसे समझते हुए बोली, अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो उनकी मदद करना चाहती थी। अब अरण्या भी कुहू को ऐसे देख उसे पीछे से गले लगा लेती है। फिर उन दोनों को खुद से शिबानी अलग कर बोली, अब नीचे चलो, वैसे भी मुझे भी अपनी मेहंदी उतारनी है। वही कैंप में काफी देर तक जब अपर्णा विधि को कॉल नहीं करती तो विधि परेशान हो जाती है। अब तक उसने अपर्णा को 20 कॉल और कई मैसेजेस कर लिए थे, पर अपर्णा ने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था और ना ही उसने कॉल रिसीव किया था। विधि को अब अपर्णा की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी और वो अब वापस टेंट के पास जाना चाहती थी। इसलिए वो मानव के पास आकर बोली, मानव वो मुझे टेंट पर जाना है। मानव विधि की बात सुनकर बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। विधि, एक्चुअली अपर्णा कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही है और अब तो उसका फोन बंद आ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो टेंट पर पहुंची भी है या नहीं। मानव विधि को इतना परेशान होते देख बोला, रिलैक्स विधि, उसे कुछ नहीं होगा और रही बात टेंट पर पहुंचने की तो आर्यन भी वही है तो मैं उसे पूछ लेता हूँ। मानव की बात सुन विधि अपना सर हाँ में हिला देती है और मानव आर्यन को कॉल करने लगता है। काफी देर रिंग होने के बाद आर्यन मानव का कॉल रिसीव करता है। आर्यन ऑन कॉल, क्या हुआ? मानव ऑन कॉल, आर्यन क्या अपर्णा टेंट में पहुंच गई है? आर्यन, क्या मतलब है तेरा? क्या अपर्णा तुम लोगों के साथ नहीं है? ये सब बोलते वक्त आर्यन अपने जगह से उठकर खड़ा हो गया था। मानव, वो खाना खाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और वो वापस टेंट पर जाना चाहती थी। विधि ने उसके साथ जाने बोला था बट उसने मना कर दिया और खुद ही टेंट पर वापस चली गई थी, बट अब उसका फोन बंद आ रहा है। मानव की बात सुन आर्यन परेशान होते हुए बोला, डैम इट मानव, तुझे ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना। सुन तू विधि को संभाल, मैं उसे देखता हूँ। ऑफ। मानव हाँ बोल कॉल रख देता है और आर्यन अपना मोबाइल अपने जेब में रखकर वहां से निकल जाता है। री। आर्यन मानव की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपर्णा को ढूंढने के लिए अपने टेंट से बाहर आकर वो पहले सारे टेंट को चेक करता है पर उसे अपर्णा नहीं मिलती। अब आर्यन टेंट के आसपास सारी जगह देख लेता है पर अब भी अपर्णा उसे नहीं मिलती और अब आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे अब अपर्णा की चिंता हो रही थी। उसके मन में बार बार ये आ रहा था कि कहीं अपर्णा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। यही सब सोचते हुए वो अपर्णा को ढूंढ रहा था पर अपर्णा उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा अब भी उसी हालत में उस पेड़ के नीचे पेट से टिक कर बैठी थी। अब उसे अपनी बॉडी पर ज्यादा ही जलन और गर्मी महसूस होने लगी थी जिससे वो पूरा पसीने से भीग चुकी थी। उसे अब लग रहा था कि वो अब मरने वाली है क्योंकि उसमें अब जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से उठकर टेंट तक जा सके या अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। वो बस अपने बेबस नजरों से सामने देख रही थी और अपने पूरे बदन पर अपने हाथों को रगड़ रही थी। अपर्णा ये सब कर रही होती है जब उसे अपने सामने कोई खड़ा दिखता है। अपर्णा जब देखती है कि उसके सामने कोई है तो वो जल्दी से अपने आप को संभालते हुए अपनी लड़खड़ती आवाज में बोली, प्लीज प्लीज हे हेल्प। अपर्णा के सामने कोई और नहीं बल्कि विकी खड़ा था जो अपर्णा को अपनी हवस भरी नजरों से देखे जा रहा था क्योंकि इस वक्त अपर्णा ने अपनी शर्ट निकाल दी थी और अब वो सिर्फ अपने फुल इनर में थी। विकी अपर्णा की बात सुनकर वहीं नीचे अपर्णा के पास बैठते हुए बोला, अरे मैं तो कब से तुम्हारी हेल्प ही करना चाहता हूँ पर तुम ही हो जो आज तक मुझसे भागती फिर रही है। पर कोई नहीं, आज जब तुमने मुझे खुद सामने से कहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इतना बोल विकी अपर्णा के गालों को अपने एक हाथ से गंदी तरीके से छूने लगता है। अपर्णा जब अपने सामने विकी को देखती है तो वो अपनी शर्ट जो वही पास में ही उसने उतार फेंकी थी उसे अपने हाथ में ले अपनी अपर बॉडी को ढकते हुए बोली, विकी मुझे टेंट तक ले चलो। ये सब बोलते हुए वो अपने एक हाथ से विकी की हाथ को अपने गाल से हटा रही थी। विकी अपर्णा के इस हरकत से थोड़ा और जोर से अपर्णा के गालों को दबाते हुए उसके ऊपर झुकने लगा जिसे देखकर अपर्णा विकी को अपने ऊपर से धक्के देते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? हटो हटो मेरे ऊपर से।
विकी अपर्णा के होठों को देखकर बोला, अरे ऐसे कैसे हट जाऊं? इतनी मेहनत और इंतजार के बाद ही तो ऐसा मौका मिला है, और तुम कह रही हो कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। अपर्णा विकी को देखते हुए बोली, विकी, इस वक्त मैं सच कह रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे टैंक तक ले चलो, या फिर विधि को कॉल कर बुला दो, प्लीज विकी। विकी, रिलैक्स जाने मन, रिलैक्स, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ये दर्द जो तुम्हें हो रहा है ना, इससे आज़ाद भी तुम्हें मैं ही कराऊंगा। पर इसके लिए मैं तो रेडी हूँ, बस तुम्हें रेडी होना होगा। इतना बोल वो अपर्णा के हाथ से उसकी शर्ट को खींचकर वहीं फेंक देता है और अपर्णा के चेहरे के करीब जाकर बोला, आज तुम मेरी हो जाओगी और तुम चाहकर भी इसके लिए खुद को रोक नहीं पाओगी। विकी के ऐसे करीब आने से अपर्णा को जैसे अब ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। वो बस विकी को अपनी बाहों में भरना चाहती थी, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए विकी को खुद से दूर करते हुए बोली, ना, नहीं विकी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सब बोलते हुए अपर्णा की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसका बॉडी भी रिएक्ट करने लगा था। विकी अपर्णा की बात सुनकर बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी सारी हैकली निकालता हूँ। इतना इतना बोल वो अपर्णा को किस करने की कोशिश कर रहा था, पर अपर्णा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और एकदम से काफी जोर से विकी को धक्का देती है, जिससे विकी संभाल नहीं पाता और वहीं अपने मुंह के बल गिर जाता है। विकी गुस्से से खुद को संभाल कर बैठते हुए अपर्णा को देखकर बोला, लगता है तू आसानी से नहीं मानेगी। इतना बोल विकी अपर्णा के बालों को कस के पकड़ लेता है। अपर्णा अब बस खुद को विकी से छुड़ाए जा रही थी और विकी अब अपर्णा के होठों की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि विकी अपर्णा के होठों को छू पाता तभी किसी ने विकी को जोरदार किक मारी, जिससे विकी इस बार काफी बुरी तरीके से नीचे गिरा। विकी के ऐसे गिर जाने से अपर्णा भी उसके हाथ से छूट गई और वो भी वही पीछे की तरफ हो गई, क्योंकि अब अपर्णा को काफी ज्यादा नशा होने लगा था। विकी जब मुड़ कर अपने सामने देखता है तो मानो वो एकदम डर जाता है, क्योंकि उसके सामने आर्यन ऐसे खड़ा था जैसे वो अभी विकी को जिंदा फाड़ कर रख देगा। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। आर्यन इस वक्त बिल्कुल अभियान की तरह लग रहा था। अब लगे भी क्यों ना भाई है उसका। विकी आर्यन को देखकर हकलाते हुए बोला, वो मैं बस अपर्णा की हेल्प कर रहा था, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आर्यन ने विकी को अपर्णा के साथ जबरदस्ती करते देख लिया था, जिससे कि वो इस वक्त आग की तरह जल रहा था। आर्यन विकी के पास जाकर उसे उसकी गर्दन से पकड़कर बोला, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ भी लगाने की। इतना बोल वो विकी को मारने लगता है। विकी खुद को आर्यन से बचाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर आर्यन इस वक्त विकी को छोड़ना नहीं चाहता था। अब तक विकी आधमारा हो गया था। उसके नाक और मुंह से खून भी बहने लगा था। अपर्णा जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आर्यन को अपनी नशीली आंखों से जब देखती है तो उसे एक सुकून सा मिलता है। अपर्णा अपनी लड़खड़ती आवाज में बोली, आर्यन। आर्यन जैसे ही अपर्णा की बात सुनता है वैसे ही विकी को वहीं पर छोड़कर अपर्णा की तरफ मुड़कर जल्दी से अपर्णा के पास अपने घुटनों के बल बैठकर अपर्णा को अपने गले से लगाकर बोला, बच्चा अब मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा। आर्यन ने इतना ही बोला था जब विकी अपने मुंह से खून को थूक कर हंसते हुए बोला, कुछ नहीं कर सकते तुम, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। आर्यन विकी की बात सुनकर एक बार अपर्णा को देखता है, जिसकी आंखें पूरी लाल थी और उसकी बॉडी पूरी गर्म हो चुकी थी और अपर्णा अपने हाथों को अपने बॉडी पर रगड़ रही थी। आर्यन जब अपर्णा को ऐसे देखता है तो वो विकी को मूड कर देखते हुए बोला, क्या किया है तूने, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। विकी हंसते हुए, ड्रग दिया है मैंने इसे, और इस ड्रग का कोई इलाज नहीं है, अब या तो ये मर जाएगी या फिर पैरालाइज हो जाएगी। आर्यन जब विकी की बात सुनता है तो पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो हकलाते हुए बोला, डॉक्टर, ड्रग। विकी अपने जेब से एक बोतल निकालकर आर्यन को दिखाता है, जिसे देखते ही आर्यन झट से विकी के हाथ से वो बोतल छीनकर देखता है और फिर उस ड्रग के बोतल को अपने जेब में रखकर अपर्णा को अपने गोद में उठाकर विकी को देखकर बोला, ऊपर वाले से दुआ कर ये ठीक हो जाए, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तेरे साथ क्या कर बैठूंगा। इतना बोल आर्यन अपर्णा को अपने गोद में लेकर वहां से टेंट की तरफ बढ़ जाता है। अपर्णा आर्यन की गोद में थी और अब अपर्णा को आर्यन की बॉडी के इतने करीब अच्छा महसूस हो रहा था, जिससे अपर्णा आर्यन को कसकर पकड़ लेती है और अपने गाल आर्यन के चेस्ट पर रगड़ने लगती है। आर्यन की 3 बटन खुली थी, जिससे अपर्णा के गाल और होंठ आर्यन के चेस्ट को छू रहे थे और अपर्णा के इस हरकत से आर्यन अपर्णा को देखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और खुद को कंट्रोल। कुछ देर बाद जब आर्यन अपर्णा को टेंट में ले आता है तो वो अपर्णा को अपने टेंट में ले जाता है और अपर्णा को वहीं नीचे बिछे गद्दे पर लेटा देता है और जब खुद उससे दूर होने लगता है तो अपर्णा आर्यन को अपने पास खींच लेती है और फिर वो आर्यन के हाथ को अपने बदन पर रगड़ने लगती है। आर्यन अपर्णा को ऐसे देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि अब अपर्णा ऐसे तड़प रही थी जैसे जलबिन मछली। अपर्णा की पूरी आंख लाल थी और उसका चेहरा भी पूरा लाल पड़ चुका था। वो अब अपने फुलेना को भी अपने हाथ से फाड़ने लगी थी।
उसे ऐसा करते देख आर्यन जल्दी से मूड जाता है और अपने जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को पहले उस ड्रग का पिक सेंड करता है, फिर कॉल करता है। 3.4 रिंग के बाद जैसे ही कॉल रिसीव होता है वैसे ही आर्यन ऑन कॉल, डॉक्टर मैं आर्यन बोल रहा हूँ, एक ड्रग की पिक सेंड करा है मैंने, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि ये है क्या और इसका इलाज कैसे हो सकता है। दूसरी साइड से डॉक्टर अपने मोबाइल पर आए पिक को जब देखते हैं तो वो घबराते हुए बोले, आर्यन ये ड्रग किसे दिया गया है और कितना टाइम हो गया है इस ड्रग को बॉडी में गए हुए। आर्यन, डॉक्टर मेरी एक फ्रेंड है उसे ये दिया गया है और शायद 2 घंटे हो गए हैं ड्रग पिए हुए। डॉक्टर जैसे ही आर्यन की बात सुनते हैं वैसे ही बोले, व्हाट 2 घंटे? आर्यन, हम पर वो अभी ठीक नहीं है, क्या आप बता सकते हैं अब क्या किया जाए जिससे वो ठीक हो सके? डॉक्टर आर्यन, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, अगर ये सब तुम पहले बोलते तो मैं कुछ कर सकता था, पर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए अब ये ड्रग अपना काम कर चुका है, अब कोई भी उनका इलाज नहीं कर सकता। आर्यन जैसे ही डॉक्टर की बात सुनता है वैसे ही चीखते हुए बोला, शट अप डॉक्टर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसी दवाई या कोई एंटीडोट जिससे इसे बचाया जा सके। डॉक्टर आर्यन की बातें सुनकर कुछ देर शांत रहते हैं, फिर वो बोले, एक रास्ता है आर्यन। आर्यन, क्या? बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर आर्यन, ये ड्रग एक बहुत ज्यादा हार्ड ड्रग है, अब अगर उन्हें बचाना है तो एक ही रास्ता है, फिजिकल रिलेशन, और अगर ये नहीं किया गया तो वो मर भी सकती है या फिर उनकी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। आर्यन, फिजिकल रिलेशन? डॉक्टर, यस आर्यन, अब यही एक रास्ता है, और जैसा कि तुमने कहा 2 घंटे हो गए हैं उन्हें ड्रग दिए हुए, तो अब उनके पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि अब उनके लिए ये दर्द बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आर्यन जैसे ही डॉक्टर की बात सुनता है वैसे ही अपर्णा को देखता है जिसने अब तक अपनी फुल इन को भी फाड़ कर फेंक दिया था और अपने नाखूनों से अपने बॉडी को नोच रही थी और ऐसा करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 घंटे बाद आर्यन को बाहर से चॉपर की आवाज आती है जिसे सुनकर आर्यन उठता है और फिर अपने बगल में अपर्णा को देखता है जो इस वक्त थकान और अपने दर्द से शायद बेहोश थी। आर्यन झुककर अपर्णा के माथे में एक किस करता है और वहीं पास में पड़े अपने कपड़ों को लेकर पहन लेता है और फिर अपने बैग से एक हुडी निकालकर अपर्णा को पहना देता है जो कि अपर्णा के घुटनों तक आ रहे थे। फिर वो अपना मोबाइल अपने जेब में रखता है और अपर्णा का मोबाइल जो कि उसकी स्कर्ट की जेब में था उसे भी अपने पास रख लेता है और फिर अपर्णा को अपने गोद में लेकर टेंट से बाहर आ जाता है। आर्यन को बाहर आता देख एक बॉडीगार्ड जो चॉपर में ही आया था जिसे शायद रोहन ने ही आर्यन की हेल्प के लिए भेजा था, वो जल्दी से चॉपर का डोर खोल देता है जिससे आर्यन अपर्णा को अपने गोद में लेकर चॉपर में जाकर बैठ जाता है। और आर्यन के बैठते ही वो बॉडीगार्ड जल्दी से डोर क्लोज कर खुद भी जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और चॉपर सीधे मुंबई के लिए उड़ान भर लेती है। आर्यन अपने गोद में अपर्णा को लिए हुए ही बैठा था और फिर वो अपना मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करता है। कुछ ही देर रिंग के बाद मानव कॉल रिसीव करता है। आर्यन ऑन कॉल, मैं और अपर्णा मुंबई वापस जा रहे हैं, तो विधि को संभाल लेना। मानव, क्या हुआ है, कोई सीरियस बात है क्या? आर्यन मानव की बात सुनकर उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर मानव हैरानी में बोला, इसका मतलब अपर्णा को बिकी ने ड्रग दिया था, उस कमीने को तो मैं देखता हूँ, क्या अपर्णा अभी ठीक है? आर्यन अभी बेहोश है पर उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। मानव, आर्यन तूने जो किया है शायद वो सबकी नजरों में गलत हो, पर मैं जानता हूँ तू अपर्णा से प्यार करता है और उसे संभाल लेगा, और तू चिंता मत कर, मैं विधि को संभाल लूंगा। आर्यन कॉल कटकर अपर्णा को अपने गले लगा लेता है और उसके बालों को किस कर बोला, अब तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, बस अब मुझे छोड़कर मत जाना। वहीं राठौर मेंशन में सब शाम की चाय पी रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। कुहू, शिबी दी कहाँ है? चाय पर नहीं आई। अब जाकर सब नोटिस करते हैं कि शिबी यहाँ नहीं है। प्रतिभा जी शायद वो दीदी के रूम में होगी। कुहू वहां से उठकर अरण्या को अपने साथ अमृता जी के कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो दिदू हम भी बड़ी मामी के रूम में चलते हैं। अमृता जी का कमरा। शिबानी अमृता जी के पैरों पर मालिश कर रही थी और उनसे ढेर सारी बातें कर रही थी। तभी वहां अरण्या और कुहू आते हैं। कुहू जल्दी से बेड पर चढ़ते हुए अमृता जी के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें देखते हुए बोली, वैसे जब से मैं यहाँ आई हूँ आपसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि मैं जब आपसे मिलने आती हूँ तब आप रेस्ट कर रही होती थी। इतना बोल वो उन्हें साइड हक कर लेती है। अमृता जी कुछ बोल तो नहीं पाई पर उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। शिबानी कुहू और अमृता जी को देखकर बोली, वैसे माँ आपको पता है आज हमारी कुहू ने मेहंदी लगवाई है। अब शिबानी अमृता जी को माँ बुलाया करती क्योंकि कुछ दिन पहले गलती से शिबानी ने जब अमृता जी को माँ बुलाया था तब अमृता जी ने शिबानी को अपने इशारे से ही कहा था कि वो अब उन्हें माँ बुलाए। अमृता जी अब मुस्कुराकर कुहू को देखती है तो कुहू अपना मुंह बनाते हुए बोली, वैसे तो मुझे ये सब पसंद नहीं है पर शिबी दी ने मेहंदी अच्छी लगाई है। अरण्या, हाँ ये तो है। फिर वो भी अपनी हाथ की मेहंदी अमृता जी को दिखाने लगती है। फिर वो दोनों फिर शिबानी को भी अपनी मेहंदी दिखाने को बोलते हैं, जिसे सुनते ही शिबानी थोड़ा हिचकिचते हुए अपना एक हाथ आगे कर देती है, जिसे देखकर सब उसे उसकी दूसरी हाथ भी दिखाने को
बोलते हैं। अब शिबानी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। शिबानी कुछ देर सोचकर बोली, वो मैंने एक ही हाथ में ही मेहंदी लगाई थी। तभी प्रतिभा जी वहां आते हुए बोली, चलो लड़कियों बाहर, माँ तुम सबको बुला रही है। इतना बोल वो बाहर चली जाती है और उनके पीछे अरण्या और कुहू भी चली जाती है। शिबानी अब अमृता जी को बेड पर ठीक से लेटाती है और तभी अमृता जी की नजर शिबानी के हाथ में लिखे अभियान के नाम पर चली जाती है, जिसे देखकर अमृता जी हैरानी से शिबानी को देखती है। शिबानी अमृता जी को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर बोली, क्या हुआ माँ, कुछ चाहिए आपको? अमृता जी गौर से शिबानी को देखकर अपनी पलकें चिपका देती है, जिसे देखकर शिबानी मुस्कुराकर अमृता जी को देख बाहर चली जाती है। बाहर आते ही शिबानी जाकर दादी के पास खड़ी हो जाती है और बोली, जी दादी आपने बुलाया? दादी, हाँ वो हम ये कह रहे थे कि कल हमने कुछ अनाथ बच्चों को भी घर पर बुलाया है और हम चाहते हैं कि आप तीनों उन्हें खाना खिलाए। शिबानी दादी को देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर वो किचन में चली जाती है, जहाँ इस वक्त प्रतिभा जी खाना बना रही थी। शिबानी भी उनकी मदद कर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब डिनर का टाइम हो जाता है तो सब डिनर करने डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, पर अभियान नहीं आया था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी हॉल पर रखे लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। सब तो खाना खाने बैठ गए थे और अभी सिर्फ शिबानी ही बची थी। शिबानी आगे बढ़कर लैंडलाइन पे आ रहे कॉल को रिसीव कर अपने कान पर लगा बोली, खेलो। पर उधर से कोई आवाज नहीं आती है तो शिबानी दोबारा से बोली, खेलो। शिबानी की हेलो सुनकर दूसरी तरफ जो कि अभियान था वो थोड़ा रुककर बोला, डिनर मेरे कमरे में ले आओ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और शिबानी तो मानो अभियान की आवाज से ही अंदर तक शिहर गई थी। शिबानी जब वापस डाइनिंग टेबल पर आती है तो दादी उसे देखकर बोली, किसका कॉल था शिबी? शिबानी दादी को देखकर आपने दोनों हाथों को आपस में उलझते हुए बोली, वो दादी मिस्टर राठौड़ का कॉल था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कमरे में डिनर चाहिए। दादी, एक काम करो, तुम उसके कमरे के बाहर डिनर रख कर आ जाओ। अब वो अगर नीचे नहीं आएगा तो डिनर कैसे करेगा, और उसे दवाई भी तो लेनी होगी ना। शिबानी दादी की बात सुनकर अपनी नजर नीचे कर अपना सर हाँ में हिलाकर किचन में चली जाती है और फिर एक ट्रे में डिनर लेकर ऊपर अभियान के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। शिबानी के बढ़ते कदम उसके दिल की धड़कनों को भी बढ़ा रहे थे, जिससे शिबानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके मुंह में ही आ जाएगा। शिबानी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, भगवान जी, ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब पता नहीं वो खड़ूस इंसान मेरे साथ क्या करेंगे। जब भी मेरे सामने आते हैं कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं होता है। कभी किस तो छी छी, मुझे तो कहने में भी शर्मा रही है। ये पता नहीं ये सब कैसे कर लेते हैं। इस बार बचा लेना भगवान जी इस राक्षस से, नहीं तो ये मुझे जिंदा ही निगल जाएंगे। ये सब बड़बड़ाते हुए वो अभियान के रूम के पास तक आ गई थी और अभी वो वहीं बाहर टेबल पर ट्रे रखकर मुड़ी ही थी कि उसे अभियान की हौस आवाज सुनाई दी। अभियान, तुम्हें पता है ना मेरे शोल्डर में गोली लगी है जिस वजह से मैं ये ट्रे उठा नहीं सकता। अभियान कह तो ऐसे रहा था जैसे ये ट्रे नहीं कोई भारी पत्थर था जिसे वो नहीं उठा सकता। अब शिबानी को क्या पता ये इंसान अभी 40 किलो का डंबल उसी हाथ से ही उठा सकता है, पर अभी वो सिर्फ एक विक्टिम का रोल प्ले कर रहा था। शिबानी जब अभियान की बात सुनती है तो वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और फिर मुड़कर अभियान को देखती है, जो वही दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था और उसे ही बड़े इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था। शिबानी टेबल से उस ट्रे को अपने हाथ में लेकर अभियान को घूरते हुए रूम में आ जाती है और फिर वही रूम में लगे काउच के पास टेबल पर ट्रे रखकर मुड़ती है तो वो सीधे अभियान से टकरा जाती है, जिससे वो 2 कदम पीछे हटकर बोली, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। इतना बोल वो जाने को हुई ही थी जब उसे फिर से अभियान की आवाज सुनाई देती है, अभियान सोना, अगर तुम चली जाओगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? शिबानी अभियान की बातें सुनकर पलटकर अभियान को देखकर बोली, पर आप अपने लेफ्ट हैंड से खाना तो खाते हैं तो। उसने इतना ही कहा था जब अभियान बोला, पर आज मेरा अपने लेफ्ट हैंड से खाने का मूड नहीं है, और अगर मैंने राइट हैंड से खाया तो मेरा घाव फिर से ताज़ा हो जाएगा और शायद ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, है ना? शिबानी अभियान को देखकर अपने दांत पीसते हुए धीरे से भून भुनाते हुए बोली, कैसे खड़ूस और बदतमीज इंसान है ये। इन्हें अच्छी तरीके से दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना आता है। इतना बोलकर वो जाकर काउच पर बैठ गई और फिर ट्रे में से प्लेट में सब कुछ सर्व कर अभियान को देखने लगी, जो एक टेढ़ी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। अभियान को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर शिबानी और ज्यादा चीर जाती है। फिर अभियान आकर शिबानी के एकदम करीब काउच पर बैठ जाता है। शिबानी अभियान से थोड़ा दूरी बनाते हुए उसे चम्मच से एक बाइट बनाकर बढ़ा देती है, पर अभियान अपना मुंह नहीं खोलता, जिसे देखकर शिबानी झुंझलाते हुए बोली, अब क्या हुआ, खिला तो रही हूँ। अभियान, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है। शिबानी अभियान को कुछ कहती उससे पहले ही अभियान दोबारा बोल पड़ा, जल्दी, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है ताकि मेरा घाव जल्दी भर सके। शिबानी अब क्या ही बोलती, वो उस चम्मच को उस ट्रे पर पटक कर अपने हाथ से बाइट बनाकर अभियान की तरफ बढ़ा देती है, जिसे अभियान एक टेढ़ी स्माइल देते हुए खा लेता है।
ऐसे ही शिबानी एक एक लोकमा बनाकर अभियान को खिला रही थी और अभियान शिबानी को देखते हुए खा रहा था। और कभी कभी वो जानबूझकर शिबानी की उंगलियों को बाइट भी कर लेता था, जिससे शिबानी की एक हल्की सिसकी भी निकाल जाती थी, जो कि अभियान को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। जब शिबानी अभियान आधा खाना खिला देती है तो अभियान उसे रोकते हुए बोला, मेरा हो गया। शिबानी फिर जैसे ही प्लेट को ट्रे में रखती वैसे ही अभियान बोला, तुमने भी तो डिनर नहीं किया है। शिबानी, मैं कर लूंगी। अभियान शिबानी के हाथ को पकड़कर अपने पास दोबारा बैठते हुए बोला, डिनर करो। शिबानी, मुझे यहाँ डिनर नहीं करना। अभियान अपनी आंखें छोटी कर शिबानी को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी। चुपचाप डिनर करो, वरना ऐसे ही बैठी रहो मेरे पास। अभियान की बात सुन शिबानी अपना मुंह बनाते हुए अभियान की झूठी प्लेट में आधा बचा खाना खाने लगती है और उसके ऐसे खाना खाने से वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और अभियान बस उसे देख रहा था। कुछ देर बाद शिबानी डिनर कर लेती है और अभियान को बिना देखे ही जल्दी से ट्रे लेकर रूम से निकल जाती है। और उसकी इस हरकत पे अभियान अपनी आंखें छोटी कर बोला, सोना तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होते जा रही हो। अगली सुबह आर्यन हॉस्पिटल में एक विप रूम में था। उसके ठीक सामने अपर्णा हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी और उसे डॉक्टर चेक कर रहे थे। डॉक्टर आर्यन को देखकर बोले, अब ये बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतने पावरफुल मेडिसिन की वजह से बस बेहोश है, शाम तक होश आ जाएगा। आर्यन डॉक्टर को देखकर अपना सर हिलाकर अपर्णा के पास जाकर उसके सर पर एक हाथ फेरते हुए बोला, जब तक मैं वापस नहीं आता इसका ख्याल रखना। इतना बोल वो झुककर अपर्णा के माथे को चूम लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब जाके उसे एक राहत मिली थी ये सुनकर कि अपर्णा अब बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब वो राठौर मेंशन जा रहा था क्योंकि आज राखी था। वहीं राठौर मेंशन में सब तैयार होकर नीचे आ गए थे और इस वक्त वहीं हॉल पे रखे सोफे पर बैठे थे, पर अरन्या, कुहू और शिबानी अब तक रेडी होकर नहीं आए थे। दादी, हमने कल ही कहा था इन लड़कियों को जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पर हमारी कोई सुनता कहाँ है। प्रतिभा जी, माँ लड़कियां है, इतना समय तो लगेगा ना तैयार होने में, उन्होंने इतना ही कहा था। जब अरन्या शिबानी और कुहू के साथ वहां आते हुए बोली, दादी हम और दी तो कब का रेडी हो गए थे, देर तो हम कुहू की वजह से हुए हैं, इन्हें तैयार करते करते हम खुद थक गए हैं। जैसे ही सब अरन्या की आवाज सुनते हैं सब घूमकर उस तरफ देखते हैं जहां से वो तीनी किसी अप्सरा की तरह चलकर आ रही थी। अरन्या ने हल्के गुलाबी रंग का एक सूट पहना था जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। बाल खुले थे और हल्के मेकअप, बिंदी और हाथों में चूड़ियां और कानों में छोटे छोटे इयरिंग। शिबानी ने ग्रे कलर की पटियाला सूट पहनी थी, जो कि उसकी गोरे बदन पर काफी खिल रहा था। बालों का हमेशा की तरह जुड़ा और मेकअप के नाम पर बस होठों में लिप बाम और आंखों में गहरा काजल और कानों में छोटे छोटे झुमके, बस इतने में शिबानी कहर ढा रही थी। शिबानी को कोई भी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत उसे सबसे अलग बनाती थी और उसकी वो नीली आंखें काजल से सनी, बस यही काफी था। और वहीं आज कुहू ने गाजरी कलर का शरारा पहना था, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे यही गोर, होठों पे लिप बाम और एक छोटी सी बिंदी। आज पहली बार कुहू किसी परफेक्ट लड़की जैसे तैयार हुई थी। सारे घर वाले तो बस उन तीनों को देखे जा रहे थे और सब बस शिबानी की खूबसूरती में बेह गए थे, पर राघव बस अरन्या को देखे जा रहा था, जो कि वहां आते ही राघव को देखकर अपने पलके नीचे कर चुकी थी। सूर्य अपनी बहन को देख फिर बाकी सारे घरवालों को देखकर बोला, अरे आप सब तो मेरी बहन को नजर ही लगा देंगे। इतना बोल वो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह शिबी की बालाई ले लेता है, जिसे देखकर सब हंस देते हैं और शिबानी शर्मा जाती है। वहीं राघव तो बस अरन्या को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था, जिसे सौर्य देखकर उसके पास जाकर बोला, वो भाई थोड़ा कंट्रोल कर खुद के इस उमड़ते जज्बात पर, वरना तू जिसे ऐसे बेशर्मों की तरह ताड़ रहा है ना, उसका भाई कहीं तेरे औखे ही ना नोच ले। राघव सौर्य की बात सुन सौर्य को घूर कर देखकर बोला, उसे पता है उसके बिना परमिशन के मैं ये सब नहीं करता, समझा। सौर्य, वो सस्ता असिक, उसने अपनी बहन को तुझे देखने की परमिशन दी है और जो अभी तू कर रहा था ना उसे हबस कहते हैं भाई। तेरा बस चले तो तू अभी अभियान को मामू बना दे। वही कुहू जो कब से अपनी तारीफ सुनने को बेकरार खड़ी थी, वो जब देखती है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा है तो वो गुस्से से अपने नाक फुलाते हुए बोली, क्या मैं आप सबको दिख नहीं रही हूँ। कुहू की बात से सब कुहू को देखने लगते हैं। तभी आर्यन जो सुबह ही मेंशन वापस आ गया था वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, अरे वाह, आज तो ये चुहिया बिल्कुल लड़की लग रही है। कुहू आर्यन को घूरते हुए बोली, और आप छछूंदर। आर्यन कुहू के पास आकर उसके गाल खींचते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी सी चुहिया, कुछ भी कर लो पर तुम रहोगी तो चुहिया ही। कुहू अपने गालों से आर्यन के हाथों को हटाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, और आप भी कुछ भी कर लो पर हमेशा छुचुंदर ही दिखते हो। दादी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए बोली, बस करिए आप दोनों, अरे कम से कम आज तो मत लड़िए, आज तो राखी है। कुहू, नानू आप इन्हें बोलिए, मुझे नहीं देखा ना आपने, इन्होंने पहले मुझे चुहिया बोला। आर्यन, हाँ तो चुहिया को चुहिया ही बोलेंगे ना। तभी कुणाल जी आर्यन के कान मरोड़ते हुए बोले, क्यों परेशान कर रहे हो हमारी बच्ची को। आर्यन अपने डैड से अपने कान छुड़ाते हुए बोला,
डैड आप तो हमेशा इस चुहिया की ही तारीफ करते हैं, इतना बोल वो वहां से शिबी के पास जाकर उसके पीछे हो गया और वहीं कुहू उसे अपनी जीभ दिखाते हुए हंसने लगी। फिर दादी ने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। और सब ये सुनते ही मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। शिबानी एक बार सबको देखती है, फिर ऊपर थर्ड फ्लोर को देखती है, पर तभी सौर्य उसके पास आकर उसके नजरों का पीछा करता है तो समझ जाता है कि वो किसे देखने की कोशिश कर रही है। फिर सौर्य उसका हाथ पकड़कर मंदिर की ओर ले जाता है। कुछ देर में कुछ रिश्तेदार आते हैं और फिर पंडित जी पूछा शुरू करते हैं। सब बड़े प्यार और भक्ति से पूजा करते हैं और बाद में शिबानी के हाथों से बने प्रसाद को खाते हैं। सबने प्रसाद की खूब तारीफ की थी। कुछ देर बाद सारे मेहमान बाहर की तरफ जहां उनके खाने का इंतजाम किया गया था वहां चले जाते हैं और तभी वहां अभियान आता है और लिविंग एरिया के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। जब उसकी नजर शिबानी पर पड़ती है तो कुछ वक्त के लिए वो बस उसमें खो जाता है। अभियान की नजर शिबानी के होंठ पर ठहर गए थे। अभियान अपना सर थोड़ा टेढ़ा कर एक टेढ़ी स्माइल कर अपने मन में बोला, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर चेरी लिप्स। इतना बोल वो अपने निचले होंठ को अपने दांतों से काट लेता है। इस वक्त अभियान एक घर की आशिक लग रहा था। दादी सबको देखकर बोली, अब आप सब अपने भाइयों को राखी बांध लीजिए, बाहर मेहमानों के पास भी जाना है। सब दादी की बात सुनकर हाँ बोलकर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। कोहू सबसे छोटी थी इसलिए सबसे पहले वो ही राखी बांधने वाली थी। कोहू जल्दी से पास में रखे पूजा की थाल को अपने हाथ में ले लेती है और फिर अभियान के सामने जाकर पहले उसकी आरती करती है। सबको पता था अभियान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस ये सब अपनी फैमिली की खुशी के लिए कर रहा था। कोहू अभियान के हाथ को देखती है जहां अब कोई बैंडेज नहीं था। अभियान कोहू को देखकर अपना हाथ आगे कर देता है, जिसे देखकर शिबानी कुछ बोलना चाहती थी पर फिर सबको एक नजर देखकर चुप हो जाती है। शिबानी के ऐसे रिएक्शन को किसी ने नहीं देखा था पर अभियान और सौर्य ने देखा था और इसी बात से अभियान सौर्य को अपना सर टेढ़ा कर देख एक टेढ़ी स्माइल पास करता है और सौर्य भी समझ जाता है अभियान उसे क्या बताना चाह रहा है, पर वो कुछ कहता नहीं। कोहू अभियान के हाथ में राखी बांध देती है। अभियान पास में खड़े रोहन को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर रोहन एक गिफ्ट बॉक्स कोहू की तरफ बढ़ा देता है। कोहू जल्दी से उसे लेकर वहीं खोलने लग जाती है, जिसे देखकर सब अपना सर हिला देते हैं। कोहू ने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक की थी, जिसे देखकर कोहू ना समझी में रोहन और अभियान को देखने लगी। तो रोहन ने कहा, ये एक फ्लैट की चाबी है, ये बॉस ने तुम्हारे लिए ही खरीदा है ताकि तुम अब उस हॉस्टल में ना रहकर वहां उस फ्लैट में रहो और तुम्हें उस हॉस्टल का बोरिंग खाना ना खाना पड़े। कोहू जब ये सुनती है झट से झुककर अभियान को गले लगाने आगे बढ़ जाती है, पर अभियान तो अभियान था, उसने बीच में ही अपने हाथ को दिखाकर कोहू को रोक दिया था। कोहू इस बात से अपना मुंह बना लेती है पर फिर वैसे ही बोली, थैंक यू सो मच भाई। फिर कोहू आर्यन के पास जाती है और अपना मुंह बनाते हुए उसको भी राखी बांधती है। उसके बाद वो अपना हाथ आर्यन के सामने कर देती है। आर्यन उसके हाथ में एक रुपए का एक सिक्का रख देता है, जिसे देखकर कोहू आर्यन को घूरते हुए बोली, दिखा दी ना आपने अपनी असली औकात। पर तभी आर्यन उसके सामने एक बॉक्स कर देता है, जिसे देखकर कोहू जल्दी से ले लेती है और फिर वही बॉक्स खोलने लगती है तो उसमें भी एक की थी। कोहू उसकी को अपने हाथ में लेकर बोली, क्या आपने भी मेरे लिए एक फ्लैट लिया है? आर्यन कोहू के गाल खींचकर बोला, नहीं चुहिया, मैं भाई जितना अमीर नहीं हूँ, ये मेरी वो न्यू बाइक की है जो अब से तुम्हारा है। कोहू ये सुनते ही जल्दी से आर्यन को गले लगाकर बोली, आई लव यू भाई। फिर उसने सौर्य के हाथ में राखी बांधी तो सौर्य ने भी उसे एक बॉक्स दिया, जिसमें एक ब्रेसलेट था जो काफी हद तक लड़कों जैसा ही था और कोहू को पसंद भी आया। अब अरन्या आगे आती है और अभियान को राखी बांधती है तो अभियान उसके सर पर हाथ रख देता है, जिसे महसूस कर अरन्या मुस्कुरा देती है। तभी उसे रोहन एक बॉक्स देता है, जिसे अरन्या अपने हाथ में ले लेती है। पर कोहू को कहा चैन था, वो जल्दी से बोल पड़ी, दे दूं बॉक्स खोल के तो देखो क्या है। अरन्या कुछ कहती उससे पहले ही कोहू उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है और खोलकर देखती है तो उसमें प्यारी सी एक वॉच थी। उस वॉच को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उसकी कीमत करोड़ों में होगी और ये अभियान ने स्पेशली अरन्या के लिए ही बनवाया था, क्योंकि अरन्या को वॉच बहुत ज्यादा पसंद थे। अरन्या अभियान को देखकर थैंक यू बोलती है, फिर वो सौर्य को राखी बांधती है तो सौर्य उसे एक प्यारा सा ईयररिंग गिफ्ट करता है और आर्यन वो उसे एक ब्रेसलेट देता है। फिर अरन्या रोहन को भी वही पास में बिठाकर उसे राखी बांधती है, जिससे रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर फिर वो अपने जेब से एक बॉक्स निकालकर अरन्या को दे देता है तो अरन्या उसे खोलकर देखती है, जिसमें एक प्यारी सी पायल थी। वो रोहन को थैंक्स बोलकर वही सोफे पर बैठ जाती है। अब शिबानी आकर पहले सौर्य के सामने खड़ी हो जाती है तो सौर्य उसे प्यार से देखने लगता है, मानो वो जैसे कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हाँ, उसे हमेशा से अरन्या राखी बांधते आई है, पर आज उसे शिबी राखी बांधने वाली थी, जिसे उसने अपने दिल से अपनी बहन माना था। शिबानी पहले सौर्य की आरती करती है, फिर उसे तिलक लगाकर राखी बांधकर मिठाई खिलाती है। सौर्य भी उसे मिठाई खिलाता है और एक बॉक्स निकाल कर शिबानी के सामने कर देता है।
शिबानी उस बॉक्स को देखकर बोली, भाई इसकी क्या जरूरत थी? सौर्य, जरूरत कैसे नहीं थी, मेरी बहन हो तुम, हक है तुम्हारा। अब चलो खोल कर देखो। शिबानी उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर खोलती है तो उसमें एक चेन थी और उसमें एक प्यारा और खूबसूरत पेंडेंट भी था। शिबानी उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर देखती है तो वो समझ जाती है ये पेंडेंट कितना महंगा होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ छोटे छोटे डायमंड लगे थे और वो एक बटरफ्लाई के शेप में था, जिसे देखकर शिबानी के आंखें भर आती है, क्योंकि एक बार शिबानी ने ऐसे ही बातों बातों में सौर्य को बताया था कि उसे बटरफ्लाई बहुत ज्यादा पसंद है। शिबानी उस पेंडेंट को अपनी भारी आंखों से देखकर सौर्य को देख बोली, भाई इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी, और मुझे बस अपना भाई चाहिए और कुछ नहीं। इतना बोल वो सौर्य के गले लग गई। सौर्य भी उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हारे आगे इसकी कीमत कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें पसंद आना चाहिए। शिबानी मुस्कुराकर सौर्य से अलग हो जाती है और फिर कहू जल्दी से वो पेंडेंट वाली चैन उसके हाथ से लेकर शिबानी के गले में पहना देती है। शिबानी अब राघव के पास जाकर उसके हाथ में राखी बांधती है। ये राघव का पहला राखी था, क्योंकि आज तक किसी ने उसे राखी नहीं बांधा था, तो ना चाहते हुए भी राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें कोई देखे इससे पहले ही वो उसे छुपा लेता है, पर सौर्य ने देख लिया था इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिसे महसूस कर राघव उसे देखकर सब ठीक होने का इशारा करता है। जब शिबानी राखी बांध देती है तो राघव उसे देखते हुए बोला, सॉरी शिबी, वो मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे भी कोई राखी बांधेगा। सो शिबानी, भाई जरूरी नहीं है कि बहन की राखी बांधने पर आपको महंगे गिफ्ट ही देने हो, आप अपनी बहन को आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। राघव शिबानी की बात सुन उसके सर पर हाथ रख कर बोला, आज से तुम्हारा एक नहीं बल्कि दो भाई है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। और राघव के बात पर सौर्य भी हामी भरते हुए बोला, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। ये सब बोलते वक्त वो अभियान को देख रहा था, और अभियान उसकी बातों का मतलब समझते हुए एक टेढ़ी स्माइल पास करता है, जैसे वो उसके इस इनडायरेक्ट धमकी का मजाक बना रहा हो। दादी अब चलो, बाहर मेहमान भी है और वो बच्चे भी आ गए होंगे, उन्हें खाना भी खिलाना है। दादी की बात सुन सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं, पर अभियान वहीं पर बैठा था जैसे उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। शिबानी धीरे से अभियान के साइड में प्रसाद रखकर बोली, मैं जानती हूँ आप भगवान जी पर बिलीव नहीं करते, पर ये प्रसाद है, इसे खा लीजिएगा। इतना बोल वो वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। और अभियान अपना चेहरा टेढ़ा कर उस प्रसाद को देखता है और फिर वहीं पास में खड़े एक सर्वेंट को बोला, ये किसने बनाया है? वो सर्वेंट डरते हुए, जी वो शिबी मैडम ने। सबको पता था शिबी अब इस घर में किस हैसियत से रहती थी, इसलिए अब सब उसे भी मैडम बुलाते थे। अभियान जब उस सर्वेंट की कही बात सुनता है तो वो उस प्रसाद का कटोरा अपने हाथ में लेकर उसे खा लेता है, और जब वो प्रसाद खाता है तो उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है और उसके मुंह से एकदम से निकला परफेक्ट। तभी सौर्य वहां आता है और अभियान की सारी हरकतें देखने के बाद वो अपने मन में, तू बदल रहा है अभियान, और यकीन मान अगर तू बदल गया तो मैं खुद तुझे अपनी बहन सौंप दूंगा, पर इसमें उसकी मर्जी भी होनी चाहिए। इतना बोल वो वहीं पास में पड़े अपने मोबाइल को उठाकर बाहर चला जाता है। बाहर गार्डन में शिबानी, अरण्या और कुहू कुछ अनाथ बच्चों को खाना परोस रही थी और बाकी सब वहीं उन सबको प्यार से देख रहे थे। जब वो सारे बच्चे खाना खा लेते हैं तो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिया जाता है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। जब शिबानी अपनी प्लेट में खाना निकाल रही थी तभी अंदर से एक सर्वेंट आता है और शिबानी को देखकर बोला, मैडम वो सर ने कहा है कि आप उनका खाना लेकर उनके रूम में जाएं। शिबानी जब उस सर्वेंट की बात सुनती है तो हैरानी और बेबसी में उस सर्वेंट को देखती है। तभी वहां सौर्य आकर बोला, क्या हुआ शिबी, कोई परेशानी है? शिबानी, नहीं भाई, वो मिस्टर राठौर ने अपना खाना अपने रूम में मंगवाया है। जब सौर्य ये सुनता है तो अपने मन में, अच्छा तो तुझे अपना खाना अपने रूम में चाहिए और कभी भिजवाता हूँ तेरा खाना। इतना बोल वो एक प्लेट ले लेता है और उसमें सारी की सारी ऐसी डिशेस डालता है जो अभियान को बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर उस सर्वेंट के हाथ में वो प्लेट देते हुए बोला, इसे तुम अपने सर के कमरे के बाहर दे आना। इतना बोल वो वापस शिबानी की तरफ मुड़ गया और फिर शिबानी के हाथ में पके प्लेट को देखकर बोला, शिबी चलो आज हम दोनों साथ में खाएंगे। इतना बोल वो उस प्लेट में खाना डालने लगा और फिर शिबानी को लेकर वहीं पास में एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। शिबानी तो बस थोड़ा हिचकिचाते हुए उस सर्वेंट को देख रही थी, क्योंकि उसे पता था अभियान ने उसे कहा था खाना लाने को, और अब पता नहीं अभियान क्या करेगा। और ये सब अभियान अपने बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था, और इस वक्त वो बस सौर्य को घूर रहा था। कुछ देर में जब वो सर्वेंट खाना अभियान के रूम के बाहर रख कर बेल बजता है तो अभियान रूम में आकर उस प्लेट को देखता है और उस सर्वेंट को जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर वो सर्वेंट वहां से जल्दी से भाग जाता है। अब शेर की गुफा में कौन रहना चाहेगा? अभियान जब उस प्लेट से कवर हटाकर देखता है तो सामने अपने सारे नापसंद खाने को देखकर एक टेढ़ी स्माइल देकर बोला, सौर्य मित्तल, यू हैव टू पे फॉर इट। सौर्य जैसे ही एक बाइट लेने वाला था तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है तो वो अपना मोबाइल निकाल कर कॉल रिसीव कर बोला, सॉरी ऑन कॉल, हाँ रोजी बोलो। रोजी घबराते हुए, सर वो आज जो न्यू डायमंड आने वाले थे वो किसी ने रुकवा दिया है और अब आपको वहां बुला रहे हैं।
सॉरी व्हाट? पर वो सारे डायमंड लीगल है और मेरे पास सारे डायमंड के डिटेल्स है, तो ऐसे कैसे? रोजी आई नो सर, और मैंने भी उनसे यही कहा था पर वो लोग नहीं मान रहे हैं। प्लीज सर, आप एक बार वहां जाकर देख लीजिए। मैंने आपको एड्रेस पहले ही सेंड कर दिया है। सॉरी ठीक है, मैं देखता हूँ, इतना बोल वो कॉल कट कर शिबी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। शिबानी, क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है शिबी, बस एक जरूरी काम है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, इतना बोल वो शिबिनी के माथे पर एक किस कर वहां से उठकर चला जाता है। अभियान जो ये सब अपने बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक टेढ़ी स्माइल थी। और अब वो अपने रूम में आकर नीचे जाने लगता है। वही शिबानी जिसने अब तक एक भी निभाला नहीं लिया था, क्योंकि अब उसे ऐसे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा था। कोहू तो बिना किसी को देखे बस अपने खाने पर टूट पड़ी थी और उसे इस तरह खाता देखकर आर्यन बोला, यार तू बस चूहिया दिखती है, बाकी किसी डायनासोर से कम नहीं है। कोहू वैसे ही अपने मुंह में शाही पनीर ठूसते हुए बोली, भाई देखो, आपको जो खाना है खा सकते हो, पर आप मेरे खाने को नजर मत लगाइए, वरना मेरा पेट दर्द करेगा। पिछली बार भी यही हुआ था। अरण्या एक टेबल पर बैठी थी और उसके साइड में ही राघव बैठा था और वो अरण्या की प्लेट में सर्व कर रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न्यूली मेरे कपल बैठे हैं। शिबानी उन सब से थोड़ा दूर में बैठी थी और वो बस उन सबको प्यार से देख रही थी और उसे आज अपनी अपर्णा याद आ रही थी, क्योंकि हर साल अपर्णा शिबानी को राखी बांधा करती थी और बदले में शिबानी भी अपर्णा को राखी बांधती थी। शिबानी यही सब सोच रही थी जब एक लड़का शिबानी के पास बाली चेयर पर बैठकर बोला, ही मिस, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? शिबानी एक नज़र उस लड़के को देखती है जो वहां बैठने के बाद ये पूछ रहा था कि क्या वो यहाँ बैठ सकता है। शिबानी थोड़ा झिझकते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तक वो लड़का शिबानी को देख मुस्कुरा कर बोला, वैसे आपका नाम क्या है? शिबानी उस लड़के को देख भी मन से बोली, जी शिबी। वो लड़का, एक्चुअली मैं जब से यहाँ आया हूँ बस तुमसे बात करना चाहता था। फिर अपने बालों को खुजलाते हुए बोला वो, आई लाइक यू, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हें यही बताना चाहता था, पर मौका नहीं मिल रहा था। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, वो लड़का बोले जा रहा था, पर शिबानी की नजरें तो कहीं और थी। शिबानी की नजरें सामने थी जहां से अभियान आ रहा था। ये देखते ही शिबानी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से उस लड़के को देखकर बोली, देखिए भैया, आप प्लीज यहाँ से जाइए। शिबानी ये सब डरते हुए बोल रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर अभियान ने इस लड़के को उसके साथ ऐसे देख लिया तो वो उन दोनों को कच्चा खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। वो लड़का शिबानी के मुंह से खुद के लिए भैया सुनकर बोला, व्हाट भैया, सीरियसली? देखो, इससे आगे वो कुछ कह पाता तभी शिबानी दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखिए आप जो भी है प्लीज अभी जाइए, वरना पता नहीं हम दोनों के साथ क्या होगा। शिबानी को ऐसे रिक्वेस्ट करते देख वो लड़का वहां से उठ जाता है और शिबानी को देखते हुए ही वहां से दूर चला जाता है। पर अभियान ने उस लड़के को शिबानी के पास बैठे देख लिया था और वो अब शिबानी को घूरते हुए उसके पास आ रहा था, जिसे देखकर शिबानी की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट को मीरा राखी बांध रही थी और उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर बार वो अपने दोनों भाई को राखी बांधती थी, पर आज उसका एक भाई इस दुनिया में नहीं था। इसीलिए ये मीरा की आंखें नम थी और ये बात सम्राट अच्छे से समझ रहा था। जब मीरा सम्राट को राखी बांध देती है तो सम्राट मीरा से बोला, अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मीरा सम्राट को देखकर बोली, भाई मुझे एक जगह इंटरव्यू देने जाना है और आप इसके लिए मुझे परमिशन दे दीजिए, और इस बार आप गार्ड भैया को मेरे पीछे आने को नहीं बोलोगे। सम्राट अपनी आंखें छोटी कर अपने सामने खड़ी अपनी बहन की चालाकी को समझते हुए बोला, पर मैंने कहा था ना कि तुम मुझे पहले पूरी डिटेल्स दोगी फिर मैं तुम्हें परमिशन दूंगा। मीरा भाई प्लीज, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ आज ही इंटरव्यू है, तो प्लीज आप परमिशन दे दीजिए। सौर्य कुछ देर अपनी बहन को देखता है, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर एक बॉक्स मीरा की तरफ बढ़ा देता है। मीरा तो सम्राट के हाँ बोलने से ही उछलकर उसके गले लग जाती है और फिर उसके गाल में एक किस कर बोली, थैंक यू सो मच भाई, आप वर्ल्ड के बेस्टी भाई हो। फिर वो जल्दी से सम्राट के हाथ से वो बॉक्स लेकर अपने रूम की तरफ भाग जाती है और सम्राट अपने असिस्टेंट को कॉल कर मीरा जिस जगह इंटरव्यू के लिए जा रही थी उसकी सारी डिटेल्स निकालने को बोलता है। वहीं मीरा अपने रूम में आकर अपना बैग लेकर जल्दी से बाहर चली जाती है। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज वो अकेली कहीं बाहर जा रही थी। वो अपने घर से बाहर आकर टैक्सी रुकवाने की कोशिश करती है, पर कोई टैक्सी आज खाली नजर ही नहीं आ रही थी। अब मीरा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने इंटरव्यू के एड्रेस पर पहुंचना था। मीरा बाहर खड़ी टैक्सी को देखने लगी, पर एक भी टैक्सी आज खाली नजर नहीं आ रही थी, जिसे देखकर मीरा बोली, हद है, आज ही इन सब को जाना क्यों है? ये सब बोलते हुए वो टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में एक टैक्सी आकर रुकी, पर उसमें पहले से ही एक आंटी बैठी थी। मीरा टैक्सी के रुकते ही जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर को देखकर बोली, भैया थोड़ा जल्दी करिए, मुझे मित्तल डिजाइन के ऑफिस जाना है। ड्राइवर पहले मीरा को देखता है और फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगता है।
मीरा अपने साइड में बैठी लेडी को देखकर अपनी बत्तीसी दिखाकर हंस देती है, जैसे वो उन्हें बरसों से जानती हो। मीरा, आंटी आप कहाँ जा रही हो? मीरा की बात सुन वो आंटी बोली, वो मेरी बेटी के ऑफिस जा रही हूँ। आज उसने खाना नहीं खाया है तो इसलिए उसके लिए टिफिन लेकर आई थी। मीरा, अच्छा। वो लेडी मीरा को देखकर बोली, बेटा तुम मित्तल डिजाइन क्यों जा रही हो? क्या तुम भी वही काम करती हो? मीरा, वो आंटी आज मेरा इंटरव्यू है वहाँ, और अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो वही काम करूंगी। आंटी मीरा की बात सुनकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है ना, मेरी बेटी भी वहीं पर काम करती ही। और शायद तुम जिस इंटरव्यू की बात कर रही हो उसी की वजह से आज जल्दी आए हैं ताकि पहले से सारी तैयारी देख सके। मीरा, अच्छा आंटी तुम ना वहां जाकर बोल देना तुम मुझे जानती हो और फिर देखना तुम्हें जॉब यूं मिल जाएगा। आंटी तो ये सब ऐसे बोल रही थी जैसी वो ऑफिस आंटी के इशारों से चलता हो। मीरा उनकी बात सुनकर खुश होते हुए बोली, सच्ची आंटी? वो लेडी मीरा को देखकर बोली, अरे हाँ। अरे आज जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली है ना वो मेरी बेटी है। तो तुम बस उसे ये बोल देना कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में सबसे पहले काम ही है तो तुम्हें यूं जॉब दे देगी। और गलती से भी शादी की बात मत करना वरना वो तुम्हें दरवाजे से ही भगा देगी। मीरा, पर ऐसा क्यों आंटी? आंटी उदासी से बोली, अब क्या ही बोलूं बेटा, है तो मेरी ही बेटी पर बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। शादी का सुनते ही बॉम्ब की तरह फूटने लगती है। बस दिन भर काम करती रहती है। अब तुम ही बोलो बेटा, क्या शादी करना गलत है? अब उम्र भी निकला जा रहा है। मैं क्या करूं इस लड़की का, मुझे तो समझ में नहीं आता। मीरा, अरे आंटी आप परेशान मत होइए। एक बार मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मुझे वहां जॉब मिल जाए उसके बाद हम दोनों मिलकर उन्हें शादी के लिए पटाएंगे। इतना बोल मीरा हंस देती है। ऐसे ही पूरे रास्ते वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। अब तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। और वो आंटी तो मानो मीरा को अपनी सगी औलाद मान चुकी थी। अब मीरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी आंटी को अपनी दूसरी माँ बना लिया था। और आगे ड्राइवर जो बेचारा कब से उन दोनों की बक बक सुन रहा था उसके तो कानों से खून आना बस बाकी था, वरना वो तो बस बेहोश होने ही वाला था। कुछ देर में दोनों टैक्सी से उतार जाते हैं और फिर मित्तल डिजाइन में चले जाते हैं। वो आंटी वहीं रिसेप्शन में खाने का डब्बा देकर बोल देती है कि वो रोजी को देना है और वहीं से मीरा को बाय बोल चली जाती है। मीरा वहीं रिसेप्शनिस्ट को पूछकर इंटरव्यू एरिया की तरफ बढ़ जाती है। राठौड़ मेंशन के बाहर सब बैठकर खाना खा रहे थे और अभियान शिबानी को घूरते हुए उसके ही तरफ आ रहा था, जिसे देखकर शिबानी की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। शिबानी अब इधर उधर देखने लगी पर सब अपने में बिजी थे तो अब शिबानी वहां से उठकर जाने का सोचती है पर उससे पहले ही अभियान अपने लंबे कदमों से उन दोनों की दूरिया को मिटाते हुए आकर शिबानी की साइड में रखी चेयर पर बैठ जाता है। शिबानी अंदर से काफी ज्यादा डर रही थी पर अभियान के सामने ऐसे नॉर्मल ही बैठी रही। अभियान ने एक नजर घुमाकर सबको देखा फिर शिबानी को देखकर बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मेरा खाना लेकर अंदर आओ। पर शिबानी उसकी बात को इग्नोर कर सामने देखने लगती है। तो अभियान अपनी गर्दन टेढ़ी कर एक क्रिपी स्माइल कर बोला, तो अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? नॉट बैड सोना। फिर दोबारा से शिबानी को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, अगर अगले 5 मिनट में तुम अंदर नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कैसे जाना है। इतना बोल अभियान शिबानी को आई विंक कर वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। अब शिबानी बस अभियान को जाते हुए देख रही थी और परेशान हुए जा रही थी। शिबानी अपने मन में अभियान को हजारों गालियां देते हुए, ये समझते क्या है खुद को, कहीं के पीएम है जो हर कोई इनकी बात मानता फिरे। औखे तो ऐसे दिखाते हैं जैसे अभी जिंदा निकल जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। इतना बोल वो अपने सामने रखे खाने की प्लेट को घूरती है और फिर उसे अपने हाथ में लेकर बोली, अब क्या करूँ, जाओ या ना जाओ? अगर ये खड़ूस ने जो कहा वो कर दिया तो? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचूंगी। इस खड़ूस को तो कोई कुछ कहेगा नहीं पर मेरी तो। इतना बोल वो अपना मुंह बना लेती है। शिबानी मुंह बनाते हुए अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर जाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, अब और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस चिपटे इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। पर आज तो मैं इनसे साफ साफ कह दूंगी कि अब मैं इनकी एक भी जी हुजूरी नहीं करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ माँ के लिए हूँ, ना कि उनकी पर्सनल मैड हूँ जो उनका सारा हुक्म मानती फिरे। और जो वो मेरे साथ छिछोरी हरकत करते फिरते हैं ना, उनका भी बोल कर आऊंगी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं उनके सारे बाल नोच लूंगी और उन्हें गंजा कर दूंगी। और उनका सर भी फोड़ दूंगी और उनके सर पर बैठकर क्लासिकल डांस करूंगी। छिछोरे कहीं कि मेरी पहली किस चुरा ली, अब मैं अपने होने वाले पति को क्या बोलूंगी कि इस चिपटे इंसान ने मेरी पहली किस चुरा ली। कितने ठरकी इंसान है, घर वालों के सामने तो सीधे साधे बनते फिरते हैं। अरे कोई मुझसे पूछो कि ये ठरकी इंसान कैसे मुझसे चिपकता फिरता है। ये सब बोलते हुए शिबानी मेंशन के अंदर आ गई थी और अब अभियान को देखने लगती है पर वहां लिविंग एरिया में उसे अभियान नहीं दिखता। शिबानी अपनी नाक फुलाते हुए बोली, ये अकड़बगहा समझता क्या है खुद को?
ये क्या कहीं के महाराजा है जो इतना नखरा दिखा रहे हैं। अरे खाना तो लेकर आ गई ना, अब क्या ये इंसान मुझे इस खाने की चौकीदारी भी करवाएंगे। पर ये अजीब आंख वाला इंसान गया कहाँ। अब क्या मुझे फिर से उस शेर की गुफा की तरफ जाना होगा। इतना बोल वो एक गहरी सांस लेकर ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। शिबानी जब ऊपर आई तो उसने देखा लिविंग एरिया में अभियान नहीं था और रूम का दरवाजा खुला था। शिबानी खाने की प्लेट वहीं लिविंग एरिया के टेबल पर रख देती है और फिर मुड़ कर जाने लगती है। पर तभी उसे लिविंग एरिया के साइड एरिया से पानी की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर शिबानी मुड़कर रूम की तरफ देखती है। शिबानी आज तक बस अभियान के रूम और उस लिविंग एरिया में ही आई थी, उसने बाकी का दूसरा हिस्सा नहीं देखा था। हालांकि उसने नीचे के भी कई हिस्सों को अभी नहीं देखा था, क्योंकि राठौर मेंशन जितना खूबसूरत था उतना ही बड़ा और आलिशान था। शिबानी लिविंग एरिया के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाती है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी होते जा रही थी, क्योंकि सामने का नजारा था ही कुछ ऐसा। वहां और भी कई सारे रूम थे और हर जगह वहां खुद में इतना खूबसूरत था कि शिबानी उनमें बस खो गई थी। सामने बड़े बड़े प्लांट भी लगे थे और व्हाइट और ग्रे पर्दे, कई सारी एंटीक पीस जिसका प्राइस शायद ही कोई अंदाजा लगा सके। शिबानी बस खोए हुए सब देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नजर आता है जो कि ठीक बीचों बीच में था, और वो इतना खूबसूरत था कि मानो शिबानी की आंखें चमक उठी। शिबानी धीरे धीरे उस स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ने लगी और वहीं पूल के पास बैठकर उस नीले कांच के जैसे दिख रहे पानी को अपने हाथ से छूने लगी। पर इससे पहले कि वो उस पानी को छू पाती, अभियान जो पूल के अंदर ही था वो झट से पूल के अंदर से अपना सर ऊपर कर लेता है, और अचानक से ये होते ही शिबानी के मुंह से एक चीख निकाल जाती है और वो सीधी पूल के अंदर छपाक से गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा इंटरव्यू एरिया में आकर अपने बारी का वेट करने लगी। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, उनमें से ज्यादा तो लड़कियां ही थी। अब कौन बेवकूफ होगा जो मित्तल डिजाइनर्स में शौर्य के साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। इतना टैलेंटेड और इतना हैंडसम बंदा है। मीरा ने शौर्य का नाम तो बहुत सुना था पर उसने आज तक उसे देखा नहीं था। अब अगर मैडम ने शौर्य को देखा होता तो उसे गंजा करने की धमकी थोड़ी दी होती। छोड़ो हमें क्या, ये खुद ही रायता फैलाती है तो इन्हें ही समेटने दो। वहां आए हुए हर एक ने इंटरव्यू दे दिया था और अब लास्ट नंबर पर मीरा थी। जब मीरा का नंबर आया तो मीरा रूम के अंदर चली गई। सामने एक लड़की बैठी थी। मीरा उसे देखते ही पहचान गई कि ये रोजी है, क्योंकि उसकी अभी अभी बानी बेस्टी फ्रेंड रोजी की मम्मी ने उसे अपने मोबाइल पर रोजी का पिक्चर दिखाया था। अब तो मीरा रोजी की पूरी जन्म कुंडली बता सकती थी। मीरा आकर सामने चेयर पर बैठती है तो रोजी उसकी फाइल देखते हुए बोली, मिस मीरा मल्होत्रा, तो बताओ तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो। मीरा, जी वो मुझे बचपन से ही यहाँ आप सबके साथ काम करना था। मीरा का ऐसा जवाब सुन रोजी मीरा को ऐसे देखती है जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। बचपन से का क्या मतलब था इसका। मीरा अब रोजी को देखते हुए बोली, मेरा मतलब था कि जब से मुझे यहाँ के बारे में पता चला था तब से। रोजी बस अपना सर हिला देती है। रोजी, पर मैं तुम्हें ये जॉब क्यों दूँ? तुम में ऐसा क्या खास है जो औरों में नहीं है। मीरा, वो मैं फिर कुछ सोचते हुए बोली, मैं अपने लाइफ में सबसे पहले काम को रखती हूँ, खुद से भी पहले। फिर रोजी मीरा को कई सारे डिजाइन के ऊपर सवाल पूछती है और मीरा भी सब सही सही जवाब देती है। रोजी, ओ पर अगर कल को तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ये जॉब छोड़ने को कहा तो तुम क्या करोगी। मीरा अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, वो होता कौन है मुझे जॉब छोड़ने को बोलने वाला। फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब मैं किसी के भी कहने से जॉब नहीं छोड़ने वाली, और शादी मुझे नहीं करनी। बस इतना ही बोलना था मीरा का जब रोजी जल्दी से आकर मीरा को गले लगाकर बोली, तुम्हारी जॉब पक्की। मीरा खुश होते हुए, है सच्ची। रोजी वैसे ही हंसते हुए, मुच्ची। मीरा और रोजी फिर वहां सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं। उसके बाद मीरा रोजी को उसकी मम्मी से मिलने की बात बताती है, जिसे सुनकर रोजी बोली, इसका मतलब तुम मेरी मम्मी से मिली हो। काफी देर बात करने के बाद मीरा वापस अपने घर आ जाती है और सबको अपनी जॉब के बारे में उछल उछल कर बताती है। अब सम्राट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो शौर्य को जानता था कि शौर्य एक अच्छा इंसान है और मीरा वहां उसके ऑफिस में सेफ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।